आज के जैम फॉर नीट 2026 में एक और आप लोगों का डाउट प्रगति ने पूछा है कि कंफ्यूज इन थायरॉक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोग्लोबुलिन एंड पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिट्रॉल। ओके ओके ओके। तो आप थायराइड और पैराथायराइड के ये जो केमिकल्स हैं इसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले ये समझिए कि ये थायराइड फॉलिकल है और ये जो थायराइड फॉलिकल है इट इज़ लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि इट इज़ लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो थायराइड का जो फॉलिकल है उसमें हमने ये कहा ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। एग्रीड। अब इसने सिक्रीट किया, ये जो फॉलिकल एपिथेलियम है इसने सिक्रीट किया, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो ग्लैंडुलर जो टिश्यू होता है वो मॉडिफाइड एपिथेलियम होता है। इसने सिक्रीट किया एक प्रोटीन और इस प्रोटीन को आप कहेंगे थायरोग्लोबुलिन। सो यहां पर हमने कहा इसने सिक्रीट किया, ये जो टर्म आप पूछ रहे हैं ये थायरोग्लोबुलिन है। ये थायरोग्लोबुलिन इस फॉलिकल के अंदर भरा हुआ है। तो चलिए एक चीज मैं एक बार आपको और याद दिला देता हूं। थायराइड ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं। ये बीच में जो कनेक्टिंग टिश्यू है, कनेक्टिव नहीं कह रहा हूं, कनेक्टिंग टिश्यू है, इसे इस्थमस कहते हैं। इसके अंदर ये फॉलिकल्स भरे हुए हैं, इसके अंदर ये फॉलिकल्स भरे हुए हैं और फॉलिकल्स की लाइनिंग में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और उसने सिक्रीट किया एक प्रोटीन। और क्योंकि ये प्रोटीन है तो इसमें अमीनो एसिड भी होने चाहिए और ये काफ़ी रिच है टायरोसिन में। तो काफ़ी सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि खाली टायरोसिन से बना है, मैं कह रहा हूँ टायरोसिन रेजिड्यू काफ़ी ज़्यादा है। अब सर्कुलेशन में ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इनकी एक बड़ी स्पेशल पिक्यूलैरिटी है, या इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये आयोडाइड आयंस को ट्रैप करके फॉलिकल के अंदर भेज सकते हैं। तो ये अकेले सेल हैं जो सर्कुलेशन से आयोडीन ही शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। बायोलॉजी के मेरा कहने का मतलब है आयोडाइड आयन, उसको पकड़ के ये फॉलिकल के अंदर भेज देते हैं और वो जो आयोडीन है वो जुड़ती है टायरोसिन से। और इस टायरोसिन से जुड़ने से अगर एक ही आयोडीन या आयोडाइड आयन जुड़ा तो हम उसे MIT मोनोआइडोटायरोसिन। सो जो आप एक और टर्म पूछ रहे हैं वो ये है मोनोआइडोटायरोसिन। सो ये बात समझ में आ गई। ये आयोडीन अंदर गई, आयोडीन बेटे किससे जुड़ी, टायरोसिन से। एक जुड़ी तो मोनोआइडोटायरोसिन और अगर दो जुड़ गई मान लीजिए तो हम क्या कहेंगे इसको डाईआइडोटायरोसिन। सो या तो मोनो बन गई या डाईआइडो। एक मोनो और डाई को जोड़ दीजिए तो क्या बन गया, ट्राईआइडोथायरोनिन। सो अब ये क्या बना है बेटे, ट्राईआइडोथायरोनिन मिराकुलसली चेंजेस नेम। अब आप देखिए मैंने इसको क्या कहा है, ट्राईआइडोथायरोनिन। और ये ट्राईआइडोथायरोनिन वही है जो आप पूछ रहे हैं। ये क्या है, ये T3 है, ये T3 है, ये एक थायराइड हार्मोन है। और क्या आप समझ गए कि अगर मैं दो DIT जोड़ दूं तो क्या होगा। तो अगर मैं दो DIT जोड़ दूं तो टेट्राआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन को और आप क्या कह सकते हैं, थायरॉक्सिन या T4 कह सकते हैं। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। जो आप कुछ केमिकल्स पूछ रहे हैं वो क्या है। अब ये जो फॉलिकल है इसके बाहर जो स्पेस आपको दिखाई दे रही है, इस पैराफॉलिकुलर स्पेस में कुछ सेल्स हैं। इनको आप पैराफॉलिकुलर सेल्स या C सेल्स कहेंगे। तो आपने इन सेल्स को क्या कहा, आपने इनका नाम रखा, इनको कहा पैराफॉलिकुलर सेल्स, या आपने इनको क्या कह दिया, C सेल्स कह दिया। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उस हार्मोन का नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। जो आप पूछ रहे हैं वो ये हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन, या थायरोकैल्सिटोनिन को हम और क्या कह सकते हैं, कैल्सिटोनिन भी कह सकते हैं। कोई बड़ी मुश्किल काम तो है नहीं, बड़ी आसानी से हमें ये समझ में आ गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि थायराइड केवल आइडोथायरोनिन्स प्रोड्यूस करता है तो गलत है। अगर ये आ जाए कि थायराइड ग्लैंड कोई पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता तो भी गलत है, क्योंकि थायरोकैल्सिटोनिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। और अगर ये आ जाए कि थायराइड हार्मोन का कोई रोल नहीं है कैल्शियम होमियोस्टेसिस में तो भी गलत है, क्योंकि ये थायरोकैल्सिटोनिन हाइपोकैल्सीमिक है। हाइपो का मतलब है कम, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। सो हमने कहा ये क्या है, हाइपोकैल्सीमिक है।
सो दिस इज हाइपोकैल्सीमिक। ये ब्लड कैल्शियम को क्या करता है बेटे? कम करता है। कोई ऐसा हार्मोन बताइए जो ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है। तो ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है वो पैराथायराइड हार्मोन है, उसे आप क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसेमिक। और एक ही फंक्शन पे दो अलग अलग बिल्कुल अपोजिट असर इन दोनों हार्मोन्स को, इन पेयर ऑफ हार्मोन्स को क्या कहेंगे कि इनका जो इफेक्ट है वो कैसा है? एंटागोनिस्टिक है। ये दोनों कैसे हैं? कैल्शियम पर। और कैल्शियम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन चाहिए जो ब्लड कैल्शियम बढ़ाए, एक चाहिए जो घटाए। और आपको ये समझ में आ गया ये दोनों एंटागोनिस्ट हैं। तो थायराइड से रिलेटेड आपको सारी टर्म्स यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई। एक और चीज़ आपने पूछी है पैराथायराइड। सो अगर मैं थायराइड का बैक पार्ट देखूं, मतलब डॉर्सल पार्ट देखूं, मतलब बैक देखूं, तो हर लोब में यूजुअली 2, इसका मतलब टोटल 4 पैराथायराइड ग्लैंड होंगे जो कि एम्बेडेड होंगे विद इन द थायराइड। और ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो पैराथायराइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन है उसका नाम। अब देखिए यहां पर जो आपने चीज पूछी है तो थोड़ा सा एब्रिज करके मैं आपको पढ़ाता हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और आप लोग पूछ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। स्किन में एक कंपाउंड है, इसको हम कहेंगे 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल। तो ये एक कंपाउंड है, हमने कहा ये स्किन में प्रेजेंट है। इसके ऊपर जब सनलाइट गिरेगी, इसके ऊपर जब सनलाइट गिरेगी तो कुछ स्टेप्स के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल में। इतनी भी बात आपको क्लियर हो गई कि ये 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल है। और ये जो है इसे हम इनएक्टिव विटामिन डी कहते हैं। सो दिस इज इनएक्टिव विटामिन डी। आपको पता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है, इसीलिए सनलाइट का एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ गया ये कैसे हो रहा है। अब होगा क्या कि ये जो है ये एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होगा 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल में। So this will be activated in 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल। ये एक्टिवेशन होगा बेटे किडनी में। ध्यान देना बेटे, हमने कहा ये कहाँ पर हो रहा है? ये किडनी में हो रहा है। और आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कैल्सीटरॉल, वो इस एक्टिव विटामिन D3 के लिए यूज कर रहे हैं। सो ये जो है ये क्या है? ये एक्टिव और विटामिन डी की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है, बायोलॉजिकल फॉर्म है, वो D3, ये एक्टिव है। ये आपको समझ में आ गया। ये कहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है? ये कन्वर्जन किडनी में हो रहा है। और इस कन्वर्जन के लिए चाहिए क्या? इस कन्वर्जन के लिए चाहिए पैराथायराइड हार्मोन। सो पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन समझ लीजिए। पैराथायराइड हार्मोन की प्रेजेंस में किडनी में इनएक्टिव विटामिन डी एक्टिवेट होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किडनी का ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के अलावा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमने ये कहा कि मान लीजिए ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाए, किसी वजह से ब्लड कैल्शियम कम हो जाए तो बॉडी क्या रिलीज करेगी? पैराथायराइड हार्मोन। अब पैराथायराइड हार्मोन का काम ये होना चाहिए कि वो इसलिए आया है क्योंकि ब्लड में कैल्शियम कम हो गया है, तो क्या होना चाहिए? कैल्शियम लेवल बढ़ाना चाहिए। सो पैराथायराइड हार्मोन आया, उसने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। सो इसका मतलब इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है और मैं कैजुअली नहीं पूछ रहा। ठंडे दिमाग से वीडियो बंद करिए और जितने भी आपको विटामिन पता हैं उनमें से किसी एक का फंक्शन अपने आप सोच लीजिए अपने दिमाग में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आप आराम से, बड़े आराम से क्या करिए, एक इस वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद में सोचिए कि यार ये विटामिन ए का काम क्या है। ये तो मुझे पता है कि आंख के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, पर एक्चुअली काम क्या है? और ये भी मुझे पता है कि स्किन की इंटीग्रिटी के लिए भी, एपिथेलियम की इंटीग्रिटी के लिए भी है। विटामिन B12 का क्या काम है? विटामिन सी का क्या काम है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, ये तो पता है, पर विटामिन सी क्या करता है? तो एकदम आपको लगेगा अरे ये क्या झंझट है। बहुत से बच्चे एकदम आप झटका खा जाएंगे, आपको ये लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता। विटामिन डी का क्या काम है? आप कहेंगे सर हड्डी मजबूत कर लो, दांत मजबूत कर लो। मैं 5वीं के बच्चे से पूछूंगा, वो भी यही कहेगा। तो आप 11th-12th में आ गए तो क्या चेंज आया? तो आप कहेंगे सर विटामिन डी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गट में या पीसीटी में। हमने जब भी किसी आयन की एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा है तो मोनोवलेंट आयंस के बारे में पढ़ा है। तो आपने Na+
K+, Cl-, HCO3- के बारे में इस तरह की चीजें पढ़ी हैं, मोनोवलेंट आयन के बारे में पढ़ा है। डाइवलेंट कटायन आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होते, तो पहली बात तो यह समझिए डाइवलेंट कटायन आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होते, और कैल्शियम एक डाइवलेंट कटायन है। ठीक है, ट्राइवेलेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैग्नीशियम भी बेटे क्या है, डाइवेलेंट है, एल्यूमिनियम क्या है बेटे, ट्राइवेलेंट है। इसीलिए कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई शिप रैक हो जाए और कोई जना मान लीजिए उसको एक फट्टा मिल जाए जिसमें वो बच जाए और उसे प्यास लग रही है, तो समुद्र का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कंसनट्रेटेड होता है, काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट होता है। तो अगर उसकी एलिमेंट्री कैनाल में कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन चला जाएगा तो वो बॉडी का पानी भी खींच लेगा, और प्यास लगने से पानी पी और डिहाइड्रेशन हो गया। कैन यू इमेजिन द पैराडॉक्स? सो यहाँ पर हमें क्या आप समझ सकते हैं कि क्यों मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम जैसी चीज़ों को लैक्सेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सो अब हमें ये बात क्लियर हो गई, 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल। अब आपने कहा सर जल्दी से बताओ इसका काम क्या है। इसका काम यह है बेटे कि ये एक्ट करेगा लेट अस से स्मॉल इंटेस्टाइन पर, और वहाँ से अगर इस जने ने कोई मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट पिया है जिसमें कैल्शियम है, तो उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जा सकता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से। इस काम के लिए विटामिन डी चाहिए। तो बिना विटामिन डी के इंटेस्टाइनल एपिथेलियम कैल्शियम को जितना मर्जी कैल्शियम हो, जितना बढ़िया से बढ़िया बेटे मिल्क प्रिपरेशन जो है फीड किया जा रहा हो, पर अगर ये चीज नहीं है विटामिन डी, तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। फिर वो बात दूसरी है कि अब ये बॉडी में पहुंच गया, इससे आप हड्डी मजबूत करिए या दांत मजबूत करिए, वो आपकी मर्जी है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आपने कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लिया और पीसीटी से आपने कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब कर लिया। आप देख रहे हैं मैं एक तरफ एब्जॉर्प्शन कह रहा हूँ, एक तरफ रीएब्जॉर्प्शन कह रहा हूँ, और इसकी वजह से हमने ये कहा कि ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो गया बेटे, इंक्रीज हो गया। ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ गया, और ये काम किसका है, पैराथायराइड हार्मोन का। एक तो काम उसने ये कर दिया इसके थ्रू। इतनी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन मान लीजिए अभी कैल्शियम की जरूरत है, पैराथायराइड हार्मोन आ गया, उसने विटामिन डी को एक्टिवेट कर दिया, और इंटेस्टाइन में ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है जिससे कि कैल्शियम लाया जा सके। अभी कैल्शियम है ही नहीं, कोई खाना ही नहीं खाया किसी ने ऐसा। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। इस टाइम इमरजेंसी में कैल्शियम कहां से आएगा? तो आप कहेंगे सर इमरजेंसी के लिए हमेशा बैंक की याद करनी चाहिए। सो बैंक में कोई एक रिजर्व बना के रख लेना चाहिए, वो इमरजेंसी में काम आता है। तो हमारी बॉडी में कैल्शियम का एक बैंक है, अगर आपको याद आ गया हो तो आपने कहा सर हाँ हड्डियां हैं, बोन्स हैं, तो बोन्स को हमने क्या बना रखा है बेटे, एक बैंक बना रखा है। तो जरूरत पड़ने पर बैंक से अपना कोई चीज निकाल के ले आइए। सो इसीलिए एक और काम करेगा पैराथायराइड हार्मोन, आपने पढ़ा होगा, इसे हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ाएगा, और वो कैल्शियम को क्या करेगा, रिमूव करेगा बोन से, और उससे जो है ब्लड कैल्शियम लेवल क्या होगा बेटे, इंक्रीज होगा। और इस तरह से हमने कहा कि पैराथायराइड हार्मोन एक हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। क्या ये बात समझ में आ गई? उस बच्चे की प्रॉब्लम आपको समझ में आई जिसे फीड तो कराया जा रहा है, उसे अच्छे से अच्छा मिल्क दिया जा रहा है, पर एक्सपोजर नहीं है सनलाइट का, विटामिन डी की कमी है। बताइए क्या प्रॉब्लम होगी? अगर विटामिन डी की कमी है तो बॉडी में जब कैल्शियम लेवल कम होगा तो ये तो जरूर आएगा पैराथायराइड हार्मोन, और पैराथायराइड हार्मोन आएगा तो एक तो काम ये करेगा, लेकिन इस काम का ज़्यादा फायदा नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम है ही नहीं, एब्जॉर्ब कैसे करे? तो इमरजेंसी के लिए क्या करेगा, ये काम तो होगा ना। और वो क्या लाता रहेगा कंटिन्यूअसली, बोन से क्या लाता रहेगा बेटे, कैल्शियम। और कैल्शियम अगर बोन से रिमूव होता रहेगा तो बोन क्या हो जाएगी, रेरिफाइड, और कैसी हो जाएगी, वीक, और उसीलिए बेटे उसके फ्रैक्चर के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। और हम कहते हैं इस कंडीशन को, आपको अब याद आ गया होगा, इसको कहते हैं रिकेट्स। इसको हम क्या कहते हैं बेटे, रिकेट्स। ये प्रॉब्लम बेटे यही प्रॉब्लम तो नहीं, पर इससे मिलती जुलती एक प्रॉब्लम, इससे मिलती जुलती एक प्रॉब्लम बेटे रीनल क्रोनिक रीनल फेलियर में भी हो सकती है। उम्मीद है आपने जो पूछा था उसके सारे के जवाब मैंने आपको दे दिया है इस जेम के अंदर। तो बड़ी जल्दी मिलता हूं, इसमें बहुत सारे डाउट्स आप पूछ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, मैं आज कुछ डाउट्स आप लोगों के क्लियर करूंगा। प्लीज़ कीप ऑन पोस्टिंग इट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाई हुई है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से कि वो वीडियो आपके साथ शेयर कर दें। उसके बाद भी अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक डाउट आप मेरे से पूछिए। अभी तो छोटे छोटे जेम्स हम इकट्ठे करते हैं।